Assalamualaikum everyone. This is Shoaib Yaqub. In today's session, we are going to discuss an investment appraisal question from winter 2019. Question requirement is advise whether it is feasible for GL to bid for tender at a price suggested by the marketing director. हमें कंपेयर करना है कि क्या ये जो टेंडर प्राइस हमें ऑफर की है क्या ये फिजिबल है हमारे लिए। ऑब्वियसली हम एनपीवी निकालेंगे। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है इस प्राइस के ऊपर तो फिजिबल है, अगर एनपीवी नेगेटिव आ रही है तो ये फिजिबल नहीं होगा। फिर एस्टिमेट द प्रोजेक्ट सेंसिटिविटी टू सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वी हैव टू इग्नोर द टैक्स, हमें टैक्स इग्नोर करना है। तो क्वेश्चन है जी, गौरी लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट जी. Presently, GL is considering to bid for a tender which requires supply of modified version of product Z for 3 years. So the life of the project is 3 years. Marketing director believes that it is unlikely to win the tender if the bid price of the modified Z exceed 5,000 per unit. So हमें 5,000 रुपए पर यूनिट के ऊपर टेंडर देना पड़ेगा। अच्छा जी, यूनिट्स हैं 40,000 in the year 1, 80,000 in the year 2, 50,000 in the year 3. Price quoted in the tender would be the same in all 3 years. The planning department of GL has incurred a cost of 0.5 million on preparing the feasibility. तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड है, ये संक कॉस्ट है। जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर हो जाए उसको संक कॉस्ट कहते हैं। GL would purchase a machine costing 50 million, ये इनिशियल मशीन आ गई आपके पास, to meet the additional production requirement. At the end of the third year, machine would have no use for GL and would be disposed of at a 50% of the original cost. तो 25 मिलियन की ये एंड के ऊपर आपकी बिक जाएगी. An additional rupee of 100 million would be required initially to finance the working capital. तो आपको वर्किंग कैपिटल ईयर 0 पे रिक्वायर्ड है 100 मिलियन का. फिर production of each unit of modified Z would require 3 raw material. Raw material है जी AB5, CD7 and 1 unit of EF2. अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 3 साल है और हमें कितने कितने यूनिट चाहिए, 40,000, 80,000 एंड 50,000. जो 40,000 हमें फाइनल मॉडिफाइड जी के चाहिए उसके अंदर 3 रॉ मटेरियल आते हैं AB5 के हमें 3 यूनिट चाहिए, यानी कि 1,20,000, 3 यूनिट चाहिए, 2,40,000, 1.5 लाख चाहिए AB5. CD7 के हमें 2 यूनिट चाहिए, 80,000, 160,000, 100,000. और EF2 का हमें 1 यूनिट ही चाहिए, 40,000, 80,000, 50,000. अच्छा जी, कुछ यूनिट स्टॉक में पड़े हुए हैं. AB5 के 100,000 यूनिट स्टॉक में है. ओरिजिनल प्राइस तो छोड़ दें, करंट प्राइस है और डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये प्राइस है. नोट नंबर 1 पढ़ना है. CD7 के 90,000 यूनिट्स चाहिए पड़े में, सॉरी, और EF2 के 40,000 यूनिट्स पड़े हैं. नोट नंबर 1, EB5 कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ GL है. याद रखिएगा, अगर कोई मटेरियल कॉन्टिन्यूस यूज का है तो उसकी रेलेवेंट प्राइस करंट परचेज प्राइस होती है. मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग बहुत सिंपल है. पहला क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, क्या स्टॉक में पड़ा हुआ है? इज मटेरियल अवेलेबल इन स्टॉक? इज मटेरियल अवेलेबल? अगर आंसर आया नो तो परचेज प्राइस आएगी, मार्केट से खरीद. अगर आंसर आया यस तो फिर कॉन्टिन्यूस यूज है. जी सर, कॉन्टिन्यूस यूज. अगर तो कॉन्टिन्यूस यूज है तब भी परचेज प्राइस लेनी, और अगर कॉन्टिन्यूस यूज नहीं है, नो रेगुलर यूज, तब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है. क्यों? वो आप तो नए प्रोजेक्ट में उसको यूज कर रहे हैं, क्या उसका कोई और यूज है मार्केट में? अगर कोई इसका ऑल्टरनेटिव यूज है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी. उसकी 3 एग्जांपल आ सकती हैं एग्जाम में. पहली है
डिस्पोज, डिस्पोजल प्रोसीड आ सकती है, जिसको हम एनआरवी भी कहते हैं। सेकंड है एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर लें उसको। थर्ड है किसी दूसरे प्रोडक्ट में उसको यूज कर लें, यूज इन अदर प्रोडक्ट। अब यहां पर आपको एक डिसीजन लेना है। अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो लेट से आपको 50 का फायदा है, किसी दूसरे प्रोडक्ट में एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे आपको 60 का फायदा है, किसी दूसरे प्रोडक्ट में यूज करेंगे वहां वो 70 रुपी पर केजी आपको कमा के देगा। तो आपने तो तीनों नहीं ये यूज करने, आपने ये भी नहीं यूज करना, ये भी नहीं यूज करना, ये भी नहीं यूज करना, आपने तो इसको करंट प्रोजेक्ट में लगाना है। अगर तुम इसको करंट प्रोजेक्ट में लगाओगे तो ये तीनों ऑप्शन तुम्हें लूज करने पड़ेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन। तो अगर तुम तीनों लूज कर रहे हो 50, 60, 70, जाहिर है एक वक्त में तो कोई एक का नुकसान होगा ना, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी 70 की। तो मटेरियल का अगर रेगुलर यूज नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है कि बेस्ट बेनिफिट फॉरगॉन क्या है। यहां पर आइएगा, नोट नंबर 2 CD7 का, दिस मटेरियल हैज नॉट बीन रिक्वायर्ड फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो कॉन्टिन्यूस यूज नहीं है, रेगुलर यूज नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, कितना 90,000। The only alternative utilization of this material is to use as a substitute for material PK1 जो कि करंट यूज में है, but this would involve further processing cost of 240 रुपी per unit. The current cost of PK1 is 540 per unit. तो भाई आपका ये जो CD7 है ना, ये PK1 में यूज हो जाएगा। PK1 मार्केट में 540 का आता है, तो 540 रुपए तुम्हें बच जाएंगे, लेकिन तुम्हें 240 रुपए खर्च करोगे तो 540 बचेंगे। तो नेट कितना सेव हो जाएगा आपका? 300 का। एक आपके पास चॉइस ही है कि उसको अल्टरनेटिव यूज कर लो, दूसरी चॉइस ये है कि उसको मार्केट में 220 का बेच दो। तो ज्यादा बेहतर चॉइस कौन सी है? 300। अल्दो तुम ये भी नहीं करने वाले, तुम तो इसको मॉडिफाइड जी में यूज करने वाले हो, लेकिन अगर तुम मॉडिफाइड जी में यूज करोगे तो तुम्हें 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर तुम चाहते तो मॉडिफाइड जी छोड़कर इसको 300 रुपए का मार्केट में PK1 की जगह यूज कर सकते थे, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकते थे, बट तुम नहीं कर रहे। लेकिन ये हमारी क्या बन जाएगी? रेलेवेंट कॉस्ट बन जाएगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी 300। लेकिन कितने हजार यूनिट्स के लिए? 90,000 के लिए। और 90,000 वैसे बाय द वे हमें कब तक चाहिए? पहले साल 80,000 चाहिए, दूसरे साल चाहिए 160, लेकिन इसमें से 10,000 300 पे आ जाएंगे, बाकी 1.5 लाख आपके करंट परचेज प्राइस पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद तो आपका स्टॉक खत्म हो गया ना, उसके बाद तो आपको मार्केट से खरीदना है। जब मार्केट से खरीदना है तो एक ही कॉस्ट आएगी, जिसको क्या कहते हैं? परचेज प्राइस। थर्ड है EF2, 40,000 पड़े हुए, इट वॉज परचेज 2 years ago फॉर अनदर प्रोजेक्ट, इट कैन बी यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मॉडिफाइड जी, अदरवाइज इट वुड बी डिस्पोज ऑफ, द डिस्पोजल कॉस्ट वुड बी 25। तो डिस्पोजल प्रोसीड 75 है, डिस्पोजल कॉस्ट 25 है, तो नेट आपका कितने का बिकेगा? 50 का। तो 40,000 यूनिट की जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो 50 है, बाकी ऑनवर्ड्स अगले वाले की कॉस्ट आपकी वही मार्केट परचेज प्राइस। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट आ जाएगी, every unit of modified Z would require 600 skilled labor hours and 400 unskilled labor hours. Skilled labor hours are paid at a rate of 30,000 per month, whereas replacement would be obtained at a rate of 35,000 per month. अगर मार्केट से लाना हुआ तो 35,000, वैसे आप 30,000 दे। आइडल लेबर आवर्स आर पेड एट 70% ऑफ द नॉर्मल रेट। जो आपके आइडल आवर्स हैं आप उसको 70% पे कर रहे हैं। द स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स पर मंथ है जी 200। Unskilled labor can be hired at ₹50 per hour. If GL is not able to win the project, there would be 14,000, 18,000, 16,000 idle skilled labor hours in year 1, 2, 3. तो भैया 3 आपके आइडल टाइम्स, आइडल आवर्स आ रहे हैं 3 सालों के अंदर। अगर हम केयरफुली मॉनिटर करें, देखें, तो इस कंपनी के पास अभी एक्सेस लेबर नहीं है, सिर्फ इतनी लेबर एक्सेस है जो आइडल टाइम पे बैठी हुई है, 14,000, 18,000, 16,000। सो मैं अज्यूम कर रहा हूँ स्किल लेबर जो है आपको 600 स्किल लेबर आवर्स चाहिए पहले साल, 600 स्किल लेबर आवर्स। और ये जो स्किल लेबर आवर्स आपको चाहिए ये 100 यूनिट्स के लिए चाहिए,
तो 1 यूनिट के लिए 6 चाहिए हुआ, और पहले साल हमने यूनिट्स कितने बनाने हैं, पहले साल हमने 40,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो 40 × 6, इसका मतलब तुम्हें 2,40,000 यूनिट्स, 2,40,000 आवर्स रिक्वायर्ड हैं पहले साल के लिए। मैं सिर्फ पहले साल की बात कर रहा हूँ, और आपके पास पुराने वाली लेबर सिर्फ 14,000 घंटे में बैठी हुई है बस, और तो कोई जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, तो कोई और लेबर अवेलेबल है, कोई आपके पास एक्सेस लेबर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आइडल टाइम है 14,000, तो इस 14,000 को तो अलहदा करें, कर लिया सर अलहदा, 2,26,000 आ गया। ये 2,26,000 तुम्हें मार्केट से खरीदना पड़ेगा, और मार्केट की जो लेबर है ना वो 35,000 पर मंथ पर आती है और 200 घंटे काम करती है, तो 35,000 डिवाइड बाय 200, उनका रेट क्या होगा, 175, 175, तो 2,26,000 आवर्स 175 रुपए के ऊपर आएंगे। ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आएगी अगले साल से। जो आइडल टाइम है इनको तुम फारिग बैठे हुए हैं, इनको तुम 70% फिर भी पे कर रहे हो नॉर्मल रेट का। नॉर्मल रेट कितना है जी, 30,000 पर मंथ, 200 घंटों का, यानी कि ये कितना आ गया, 150 रुपए आ गया। इनको तुम 70% पे कर रहे हो, तुम इनसे भी काम कराओगे, चलो भाई काम पे लगो, इनसे जब काम कराओगे 14,000 घंटे इनके पड़े हुए हैं, तो ये कहेंगे सर अब हमें पूरे पैसे दो। फारिग बैठने का 70% है, काम करने का हम 100% लेंगे, तो तुम इसका 30% तुम्हें और दोगे, इसका 30% तुम्हारे लिए रेलिवेंट है, सारा रेलिवेंट नहीं है। याद रखिएगा, आइडल टाइम में अगर तुम इनको 70% ऑलरेडी पे कर रहे हो फ्री बैठने का, तो बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट जब तुम इनको काम पर लगाओगे इनको पूरे पैसे देने पड़ेंगे, तो रेलेवेंट तो 30% हुआ ना, इंक्रीमेंटल तो 30% हुआ। बस ये काम हर महीने में, आप हर साल में आपने करना है, 3 साल में करना है, इसको करते हैं। अच्छा, जीएल एब्जॉर्ब ओवरहेड एट रेट है जी 150 पर स्किल लेबर, और 40% इसके फिक्स्ड है, वो नहीं लेने, वेरिएबल लेने। फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% है, फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स, इसको हाईलाइट कर लें, पहले साल में इन्फ्लेशन नहीं आनी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% है। assume that all cash flow rise at the end of the year unless specified otherwise। तो ये हम क्वेश्चन करने लगे हैं जी, स्टार्ट करते हैं, इसका परफॉर्मा बना लें। थ्री ईयर्स हैं, सबसे पहले यूनिट्स लिख लें ताकि आपको बाकी सारे काम करने में आसानी हो जाए। यूनिट्स आ गए 40,000, 80,000 एंड 50,000। 50,000 आ गए। अच्छा जी, अब हम सेल्स लिखेंगे, तो 000 नीचे राउंड ऑफ कर लें, सेल्स लिख लें सबसे पहले। सेल्स का फॉर्मूला होता है यूनिट्स इनटू प्राइस। यूनिट्स आपको दे दिए 40, 80 एंड 50। प्राइस वुड बी गिवन, प्राइस कितनी है जी, प्राइस है जी 5,000, और ये सेम रहेगी हर साल। तो मल्टीप्लाई करें 40 × 5, 80 × 5 एंड 50 × 5, 2 लाख आ गया, 4 लाख आ गया, 250,000 आ गया। अच्छा, अब ले लें आप मटेरियल। कॉस्ट में सबसे पहले कॉस्ट लिख लें, मटेरियल ले लें। सबसे पहले मटेरियल में आएगा AB5। इफ यू रिमेंबर AB5 कॉन्टिन्यूस यूज था, और जब कोई मटेरियल कॉन्टिन्यूस यूज का होता है ना, उसकी मार्केट परचेज प्राइस लेते हैं बस। तो AB5 रिक्वायर्ड कितना था, 1 20, 2 40, 1.5 लाख, 3 चाहिए, और कॉन्टिन्यूस यूज का है, तो इसकी आपने परचेज प्राइस उठा लेनी है। पहले साल 500, अगले साल इसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाए, तो ये आ जाएगा यूनिट्स AB5, यूनिट्स इंटू 3 इंटू 5, और फिर अगले साल से इन्फ्लेशन आएगी 1.08, 1.082। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यूनिट्स है जी 40,000 इंटू 3 इंटू 500. So first year it will be 60,000. Second year 80,000 into 3 into 5 into 1.08. One two 9600. और लास्ट है जी 50 इंटू 3 इंटू 500 इंटू 1.08 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 साल की इन्फ्लेशन आ जाएगी 87480. अच्छा ये नेक्स्ट आ जाए. नेक्स्ट है जी CD7. तो CD7 हमें रिक्वायर्ड कितना है जी, 2 यूनिट रिक्वायर्ड है. और जाहिर है इसके ऊपर नोट 2 है, वो देख लेते हैं. नोट 2 क्या था कि CD7 का एक ऑल्टरनेटिव यूज है कि तुम इसको PK1 की जगह यूज कर सकते हो. इसके 90,000 यूनिट्स पड़े हुए PK1 की जगह यूज कर सकते हो, और वहां 540 रुपए बचाओगे 240 खर्च करके, यानी कि नेट 300 बचाओगे. तो रेलेवेंट कॉस्ट 300 होगी, क्योंकि मार्केट में तो ये 220 का बिक सकता है सिर्फ. तो 220 की बजाय 300 रेलेवेंट कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. हमेशा हायर ऑफ लेना है. 220 का नुकसान हो रहा है और साथ ही 300 का भी नुकसान हो रहा है, दोनों में से एक नुकसान होगा. हम कहेंगे नुकसान हायर ऑफ होगा सर. मैं अगर छोड़ूंगा 300 छोड़ूंगा, क्योंकि अगर मैं करता तो 220 की जगह 300 चूज करता. तो 90,000 यूनिट तक का आपका नुकसान 300 का. चलें देख लेते हैं, इसको वर्किंग में कर लेते हैं. ये लिख लें जी सबसे पहले. यूनिट्स कितने कितने चाहिए जी? 40,000 थे, 80,000 थे, 50,000. CD7 कितने चाहिए? हर एक के ऊपर 2 चाहिए. दो चाहिए ना हर एक के ऊपर. जी 2 चाहिए. 80,000 चाहिए, 160,000 चाहिए, 100,000 चाहिए. और ऑलरेडी इन स्टॉक कितना है? 90,000 है, तो मैं इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर रहा हूँ. 80,000 इस दफा चल जाएगा, 10,000 इस दफा चल जाएगा. ऑलरेडी इन स्टॉक है. और अगर ऑलरेडी इन स्टॉक है तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? पहले साल 300, और अगले साल इन्फ्लेशन आनी है. क्यों? ईयर 2 से हर चीज में इन्फ्लेशन आनी है. तो 300 इंटू 1.08, 324 हो गया. अच्छा ये कितने हजार यूनिट्स के लिए? 10,000 यूनिट्स के लिए बस. बाकी तो आपको मार्केट से खरीदने पड़ेगा. और मार्केट की कॉस्ट कितनी है जी इसकी? 330. मार्केट की कॉस्ट 330 है. 330 को इन्फ्लेट करके लिखे. 330 इंटू 1.08, 356.4. और नेक्स्ट ईयर में आ जाएगा 384.91. तो रेलेवेंट कॉस्ट निकाल लें. 80,000 को 300 से मल्टीप्लाई करें, 24,000 आ गया. 000 राउंड ऑफ कर लें. यहां आपको लदा लदा करना पड़ेगा. 10,000 को मल्टीप्लाई करें 3240 से, 324 से. ये 3240 आ गया, प्लस 356.4 इंटू 150,000, 53460. ये टोटल आ जाएगा 56,700. और ये लास्ट आ जाएगा 384.912.
इंटू 100,000, इतना आ गया। तो 24,000 वर्किंग नंबर 1 दे दें इसको। चौबीस हजार 5, 6, 700 3849। थर्ड है जी EF2, और EF2 मार्केट में बिक सकता है जी 50 का। क्यों? वैसे तो 75 का बिकना है, लेकिन 25 उसकी रेलेवेंट कॉस्ट भी है, 25 उसकी डिस्पोजल कॉस्ट भी है, तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। और ये पड़ा भी 40,000 है, सिर्फ ईयर 1 के लिए पड़ा हुआ है बस। EF2 आ गया, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। ईयर 1 रिक्वायर्ड है 40,000, तो 40 इंटू 50 2000 आ गया। अच्छा, ये ईयर 1। ईयर 2 होगा जी 80,000 यूनिट्स है, इंटू 2 इंटू प्राइस। प्राइस कितनी है? 150, और 150 को इन्फ्लेट भी करना। तो ये आ जाएगा 80 इंटू 2 इंटू 150 इंटू 1.08, 25920। सॉरी, यूनिट एक ही चाहिए, तो ये आ जाएगा 80 इंटू 1 इंटू 150 इंटू 1.08, 12960। लास्ट ईयर में जी 50 इंटू 1 इंटू 150 इंटू 1.08 रेज टू पावर 2, 8748। अब लेबर पे आ जाए। स्किल लेबर में मसला था, स्किल लेबर में कुछ आपके पास आइडल टाइम पड़ा हो। पहले देख ले स्किल लेबर चाहिए कितने। 600 घंटे चाहिए फॉर 100 यूनिट, 6 घंटे चाहिए एक यूनिट के लिए। ठीक है, तो हमारे यूनिट्स हमें पता है कितने कितने बन रहे हैं, तो वर्किंग में आए स्किल लेबर। टोटल 8 रिक्वायर्ड यूनिट्स इंटू 6, 40 इंटू 6 240,000, 80 इंटू 6 480,000, 300,000। अच्छा, कुछ आइडल टाइम है, ये पहले से अवेलेबल है। 14,000 है, 18,000 है, और 16,000। बस यही अवेलेबल। तो ये आपके आ गए जो आपको मार्केट से खरीदना। $226, 462,000 hours, 284,000 hours need to arrange। कहां से अरेंज करेंगे? मार्केट से। मार्केट में रेट क्या चल रहा है? वो चल रहा है जी 35,000 डिवाइड बाय 200, कितना जी 175 है। 175 पहले साल में, दूसरे साल से ऑनवर्ड इसके ऊपर क्या आएगी? इन्फ्लेशन आएगी। तो 175 इंटू 1.08 189 इंटू 1.08 204.1, तो ये आ जाएगा 226 इंटू 175, 462 इंटू 189। मैं 000 राउंड ऑफ कर रहा हूँ।
284 into 204.12 57970. या अच्छा, ये जो आइडल टाइम है इनको आप 30% पे देंगे, क्यों भाई? क्योंकि 70% हम ऑलरेडी पे कर रहे हैं। तो आइडल टाइम का रेट क्या होगा? हम इनको पे कर रहे हैं जी नॉर्मल रेट का 70%। तो नॉर्मल रेट कितना है? 150। तुम इसको 150 का कितना दोगे? 30% दो। 150 इंटू 0.3 45। फिर इसके ऊपर इन्फ्लेशन भी आनी है। इंटू 1.08 48.6 इंटू 1.08 52.48 है। इसको निकाल लें कितना आता है। आइडल टाइम से मल्टीप्लाई करना है। 14,000 इंटू 45 630। 18,000 इंटू 48.6 874.8 52.488 इंटू 16,000 839.81। टोटल ले लेते हैं दोनों का। 39550 प्लस 630 40180 87318 प्लस 874.8 88192.8। इसको मैं 88193 कर रहा हूँ। 57970 प्लस 839.81 58810 ये कर लो। तो याद रखिएगा हमने किया क्या। लेट्स से अगर मैं इसको ए दे दूं, इसको बी दे दूं, तो ये होगा ए इंटू बी। ठीक है, बल्कि इसको यूं कर लो, ए बी सी डी, तो दिस विल बी सी इंटू डी। ये हो जाएगा ई, तो दिस विल बी बी इंटू ई। और ये हो जाएगा, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब वैसे भी इसको टोटल कर सकते हैं। ये ऊपर कॉपी कर लें 40180 88193 58810। अनस्किल लेबर के ऊपर आए। अच्छा, अनस्किल कितना चाहिए जी? 4 घंटे चाहिए फॉर 1 यूनिट। ये तो सीधा 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 हो जाएगा। यूनिट्स इंटू 4 और इंटू इसका रेट क्या है? 50। पहले साल 50 है, दूसरे साल फिर इन्फ्लेशन आएगी। तो 40,000 इंटू 4 इंटू 50 8,000 आ गया। फिर 80,000 इंटू 4 इंटू 50 इंटू 1.08 17280 आ गया। और लास्ट ईयर में 11664 आ गया। याद है, ये लेबर आ गया। ओवरहेड्स के ऊपर आ जाए। वेरिएबल ओवरहेड्स के ऊपर आ जाए। कहते हैं जी वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट है 150 पर स्किल लेबर आवर। उसका 40% फिक्स है, हमने 60% लेना। हमने 60% पर लेबर आवर, पर स्किल लेबर आवर। स्किल लेबर आवर हमें पता ही है, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये नंबर ऑफ आवर्स हमने निकाले थे, ये 240 आ रहे हैं।
आवर्स इनटू टोटल आवर्स इंटू 150 इंटू 60% पहले साल, फिर इन्फ्लेशन भी आएगी ऑनवर्ड्स। तो 240,000 इंटू 150 इंटू 60% करें तो आ जाएगा 21,600। फिर नेक्स्ट ईयर यही काम करना है, इन्फ्लेशन डाल देनी है, 46,656 आ गया। और उससे नेक्स्ट ईयर में 3 लाख इंटू 150 इंटू 60%, ये आ जाएगा इंटू 2 साल की इन्फ्लेशन 1.08 रेज टू पावर 2, 31493। ठीक है जी, वर्किंग नंबर 2 और 3 कर लें इसको, वर्किंग नंबर 2 कर लें, ये 3 कर। टैक्स है नहीं क्वेश्चन में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। हाँ, वर्किंग कैपिटल चेंज आएगा। अगर हम ईयर्स लें तो पहले साल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर है, कितना है जी 1 लाख। ईयर 1 पे कोई इन्फ्लेशन नहीं है, आप जानते हैं ईयर 2 से इन्फ्लेशन आनी है तो सेम रहेगा। ईयर 2 में ये 1,08,000 आ जाएगा। ठीक है, और ईयर 3 में हमें चाहिए नहीं क्योंकि हम 1 साल एडवांस लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल चेंज ले लें। 1 लाख आ गया, कोई चेंज नहीं आया, 8,000 का चेंज आया और 1,08,000 रिकवर हो जाएगा, तो ये वर्किंग नंबर 4 बन जाएगी। यहाँ 1 लाख, कोई चेंज नहीं, 8,000 रिकवर हो। इन्वेस्टमेंट पे आए, 50 मिलियन है, और स्क्रैप वैल्यू इसका 50% है। नेट कैश फ्लोस के ऊपर आए, 150 मिलियन आ गया। इन सबको ऐड करते हैं, 200,000 में से माइनस करें 60, 24, 2,000, 40, 180, 8,000 और 21,600, तो ये आपके पास आ जाएगा 44,220। फिर नेक्स्ट आ जाएगा 40,600, और लास्ट ईयर में आएगा 146,314। डिस्काउंट करेंगे जी, डिस्काउंट फैक्टर कितना दिया हुआ है 16%। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, ये पॉजिटिव आएगा। तो मेरे पास एनपीवी आ जाएगी इसका मतलब अगर हम 5,000 रुपी टेंडर प्राइस ऑफर करते हैं जो कि मिनिमम हम कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इससे ज्यादा की तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव एनपीवी है तो हमें टेंडर ऑफर करना चाहिए 5,000 के ऊपर। पार्ट बी के ऊपर आए, सेंसिटिविटी निकाल ली थी। सबसे पहले सेल्स प्राइस की सेंसिटिविटी निकालो, तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ऊपर आपने एनपीवी रखनी है
जो कि हमें पता है। नीचे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आफ्टर टैक्स सेल्स रखनी है, तो कैलकुलेट करते हैं जी। ये हमारे सेल्स ले लें, 2 लाख, 4 लाख और 2,50,000। 2 लाख, 4 लाख और 250,000। डिस्काउंट करना पड़ेगा 16% के ऊपर इनको, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी। टैक्स है नहीं इसलिए आफ्टर टैक्स हम कर नहीं सकते। तो ये आ जाएगा 172,413, 297, 265, 160, 164, 629, 842। वन 1.91% आ जाएगा। अगर सेलिंग प्राइस 1.91% कम हो गई तो आपकी एनपीवी जीरो हो जाएगी। अच्छा, ये इसका पहला पार्ट आ गया। दूसरा है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सेंसिटिविटी। तो उसके लिए याद आपको आयरा निकालते थे, यही वाले कैश फ्लोज जो मैंने 16% पे डिस्काउंट किए हैं, ये हाई रेट पर डिस्काउंट कर। कैश फ्लोज 150,000, इसको हम डिस्काउंट करते हैं जी। लेट से अगर 16% पे पॉजिटिव है तो 25% कर ले, ताकि श्योरिटी आ जाए, फिर नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव आ, तो आयरआर विल बी लोअर रेट, लोअर रेट एनपीवी, लोअर रेट एनपीवी प्लस हायर रेट एनपीवी इनटू डिफरेंस। ये आएगा 20.21, 20.21%। परसेंटेज चेंज ले लें, 20.21 माइनस 16% ओवर 16%, 26.30। We can say that if cost of capital increases by 26.30, NPV will become 0। आपकी NPV खत्म हो जाएगी। Thank you so much guys, take care।